Hello everyone, good morning. तो सर वी वर डीलिंग विथ वॉइड एग्रीमेंट्स. सर हमने क्या बोला, हमने सेक्शन 10 देखा. सेक्शन 10 बात करता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब वो बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, एनफोर्सेबल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. उसमें वो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा when it is not expressly declared as void. I repeat, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा when it is not expressly declared as void. मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए वो पहले से void नहीं होना चाहिए. नाउ आप बोलेंगे सर पहले से void कौन कौन से एग्रीमेंट्स होंगे. तो उसके लिए स्पेसिफिकली क्लास अलग से एक चैप्टर है जिसका नाम है void agreements. आई रिपीट, उसके लिए अलग से एक चैप्टर है जिसका नाम है void agreements. ओके तो हम डील कर रहे थे क्लास void agreement से. यहां पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड है. याद रखना क्लास, जो जो लिस्ट में इंक्लूडेड है वो वॉइड है. दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड दे आर वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग. दे आर वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग. दे आर वॉइड अब इनिशियो. ओके तो सर कौन कौन से एग्रीमेंट्स वॉइड है वो हम इस चैप्टर में देख रहे थे. उसमें हमने देखा कि वॉइड एग्रीमेंट्स को डिफाइन करता है सेक्शन 2G. जी मतलब गंदे काम, बुरे काम, वॉइड. ओके तो हमने लिस्ट देखना शुरू किया वर्ड एग्रीमेंट्स का. उसमें फर्स्ट पॉइंट देखा हमने विद पर्सन हु आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब एनी पर्सन हु आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सेक्शन 11 के हिसाब से यानी माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. इज इट क्लियर? इन्होंने एग्रीमेंट किया तो इट विल बी वॉइड. वॉइड एब इनिशियो. नंबर 2 हमने देखा बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो अगर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है क्लास तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो. ओके ठीक है. नंबर 3 हमने देखा जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है. आई रिपीट, जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, हेलो, दे आर कॉल्ड एज इलीगल एग्रीमेंट्स. सो इलीगल एग्रीमेंट्स वो है जिसका या तो ऑब्जेक्ट या तो कंसिडरेशन या दोनों क्या है, अनलॉफुल है. दोज आर इलीगल एग्रीमेंट्स. ये कौन से लिस्ट में देखा अपन ने, वॉइड एग्रीमेंट्स में देखा इलीगल एग्रीमेंट्स. तो अगर आपने इलीगल एग्रीमेंट्स किया दे आर वॉइड एब इनिशियो. ओके नाउ सर कौन कौन से एग्रीमेंट है जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, वो हमने देखा क्लास नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हमने 6 केसेस देखे, 6 सिनेरियो देखे. इनमें से मिनिमम एक में आपका एग्रीमेंट फंस गया तो उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है यानी वो इलीगल है. और अगर इलीगल है तो क्लास क्या है, वॉइड एब इनिशियो है. ओके तो हमने 6 पॉइंट देखे. नंबर 1 हमने देखा विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. आई रिपीट, नंबर 1 हमने देखा फॉरबिडन बाय लॉ. मतलब कोई लॉ अगर स्पेसिफिकली मना करता है और आपने वो एग्रीमेंट किया तो दोस विल बी इलीगल. ओके जैसे हमने बोला कि अगर आप ऑलरेडी हिंदू हो, मैरिड हो, इज इट क्लियर, तो आप दूसरी शादी का प्रॉमिस नहीं कर सकते जब तक आप मैरिड हो और जब तक आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की डेथ नहीं हुई है. ओके क्योंकि लॉ ने फॉरबिड किया है, लॉ ने मना किया हुआ है. नंबर 2 हमने देखा इट वुड डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ. मतलब भले ही आज डिफीट नहीं कर रहा है बट फ्यूचर में जाके किसी प्रोविजन को डिफीट कर सकता है. तो अभी से हमने बोल दिया भाई तू वर्ड इनिशियो है, तू इलीगल है. नंबर 3 जिसका ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट है. ऑब्जेक्ट मतलब क्या, पर्पस. मतलब आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो उसका पर्पस ही फ्रॉडुलेंट है. वो किसी को धोखा देने का पर्पस है या चोरी करने का पर्पस है, किसी को ठीक है डिसीव करने का पर्पस है, आपका ऑब्जेक्ट ही फ्रॉडुलेंट है तो वो इलीगल हो जाएगा. नंबर 4 इट इन्वॉल्व्स इंजुरी टू पर्सन और सोसाइटी. मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिससे किसी पर्सन को या उसके या अपनी सोसाइटी को ठीक है प्रॉब्लम हो सकती है, इंजुरी हो सकती है. ओके नंबर 5 ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो इंडियन कोड बोलता है कि वो क्या है, इमोरल है यानी अगेंस्ट आवर बिलीफ ऑफ सोसाइटी. है क्लास हमारे सोसाइटी के बिलीफ के अगेंस्ट में है, इट इज इमोरल. राइट एंड लास्ट पॉइंट जिस विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी यानी गवर्नमेंट के जो बेसिक रूल्स है, बेसिक पॉलिसीज है, उसके अपोज में है. याद रखना क्लास, आपका एग्रीमेंट इनमें से किसी में भी फंसता है. ओके यानी उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है. एंड अगर उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है मतलब वो इलीगल है. एंड अगर वो इलीगल है तो सर दे आर वॉइड अब इनिशियो. ये 6 पॉइंट में से क्लास पिछले क्लास में हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे.
एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आई रिपीट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, ठीक है। एक बात क्लियरली समझ जाओ, आज मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा। ये वीडियो के साथ में, ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीजों को साथ साथ मार्क करते हुए चलना। तो जहां पॉज करने की जरूरत पड़े पॉज कर देना, बाजू में लिख लेना अगर मैंने लिखा होगा तो। एंड नंबर 2, एक बात याद रखो, ये सारे इलीगल है, बट याद रखना, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर void ab initio, but all illegal agreements are not punishable. I repeat, all illegal agreements are void ab initio, but all illegal agreements are not punishable. तो इनमें से कुछ पनिशेबल है, इनमें से कुछ पनिशेबल नहीं है। सर कौन कौन से पनिशेबल है, कौन कौन से पनिशेबल नहीं है, वो हमारे परव्यू में नहीं है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप में नहीं है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ इनमें से कौन से पनिशेबल है, कौन से पनिशेबल नहीं है। हाँ, क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इस केस में, कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। ओके, तो हमको कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से पढ़ना है, उसको पनिशमेंट है कि नहीं वो क्रिमिनल लॉज में लिखा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो आज के मेरे क्लास का मेन इंटेंशन है कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कौन कौन से एग्रीमेंट्स आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आपको बता दूं बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस है जो आपको समझने हैं। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज व्हाट आर द एग्रीमेंट्स व्हिच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो क्लास हम शुरू करते हैं एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मैं पहले से एक डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर पीक्यू। पीक्यू मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, दिस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत रेयरली आज तक एग्जाम में कभी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया इस पे कि बताओ व्हाट आर द एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो आपको सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है क्लास, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन हो सकता है कहां पे, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल में। ओके, इसलिए मैंने बाजू में पीक्यू लिख दिया है। आप भी अपने रिस्पेक्टिव नोट्स में बाजू में पीक्यू यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिख लो। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एंगल से काम का है, ये थ्योरी क्वेश्चन के एंगल से काम का नहीं है। ओके, शुरू करते हैं। सो व्हाट आर द एग्रीमेंट्स व्हिच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, आप देख सकते हो यहां पे। चलो क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। सर ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे क्या? नहीं सर, हमने देखा हुआ है। कहां पे देखा हुआ है? वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में हमने देखा था, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। उसे फर्स्ट पॉइंट देखा था ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। मतलब सर जिस कंट्री के साथ में हमारा वॉर चल रहा है उसके सिटीजन के साथ में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। वहां हमने सिर्फ वर्ल्ड ab initio देखा था, बट आज समझ गया कि इट इज ऑल्सो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब ठीक है, इट इज ऑल्सो इलीगल। सो रूल क्या बोलता है? नंबर 1, अगर आप उस कंट्री के सिटीजन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसके साथ में हमारी कंट्री का वॉर चल रहा है, आई होप इट इज क्लियर, ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ab initio है सर, साथ साथ दिस इज ऑल्सो इलीगल। ये आप नहीं कर सकते, पनिशमेंट्स भी आपको अप्लाई हो सकती है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब उस कंट्री के सिटीजन के साथ में जिसके साथ आपका क्या चल रहा है क्लास? वॉर चल रहा है। ओके, ठीक है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो वो बोलता है एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद कोर्स ऑफ जस्टिस। मतलब क्या? मतलब अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जिसमें आप जज साहब को पैसे खिला रहे हो, वकील को पैसे खिला रहे हो, या गवाह को पैसे खिला रहे हो कि हमारे खिलाफ गवाह मत दे, या जज और वकील को पैसे खिला रहे हो कि जजमेंट चेंज करे या वकालत चेंज करे हमारे फेवर में। तो व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली इज यू आर इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। हर ह्यूमन को एक बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एंड दैट इज राइट टू जस्टिस। यानी उसके साथ क्लास कुछ भी गलत हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए, उसे जस्टिस मिलना चाहिए। और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें आप किसी को पैसे देके, जज को पैसे देके, वकील को पैसे देके, गवाह को पैसे देके आप चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड दिस इज इलीगल। यू कैन सी, देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज टू इंड्यूस। इंड्यूस मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस एनी जुडिशियल ऑफिसर
कोई भी जुडिशियल ऑफिसर जैसे जज, वकील, ठीक है, गवाह ऑफ द स्टेट टू एक्ट पार्शियली, यानी पार्शियली आप एक्ट करने बोल रहे हो या करप्टली आप एक्ट करने बोल रहे हो, एंड इज वॉइड एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. सो एंड हेडिंग क्या है क्लास? एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस. ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिससे आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इज इट क्लियर कि करप्टली मेरे लिए एक्ट कर, ठीक है, सच एग्रीमेंट्स इज वॉइड ab initio. तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें कि आपने वकील को, आपने जज साहब को पैसे खिलाए कि मेरे फेवर में जजमेंट दो. आई रिपीट, आपने एक एग्रीमेंट किया जज साहब के साथ में कि मेरे फेवर में जजमेंट दो. इज इट क्लियर? उन्होंने आपके फेवर में जजमेंट दिया बट आपने उनको पैसा नहीं दिया. क्या वो पैसा क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं? सर, वो पैसा क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio. नंबर 2, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है. तो अगर उसने ऐसा किया है या आपने ऐसा किया है तो इट इज ऑल्सो पनिशेबल. आपको पनिशमेंट्स भी अप्लाई हो जाएगी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वाज ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी. Second point is agreement interfering with course of justice. Third is stifling prosecution. Prosecution मतलब कोई भी judicial procedure. Prosecution मतलब क्या होता है? Any judicial procedure. आपके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, जुडिशियल प्रोसीजर चल रही है. एंड स्टिफल करना मतलब क्या होता है? दबाना. स्टिफल मतलब क्या होता है? दबाना. तो अगर आपने कोई प्रोसिक्यूशन स्टिफल करने की कोशिश की, इन शॉर्ट इसका मतलब यह होता है कि आपने गवाह को पैसे खिलाए कि मेरे खिलाफ गवाही मत दे. तो आप क्या कर रहे हो? ठीक है, कि स्टिफल कर रहे हो, दबा रहे हो वो कोर्ट का प्रोसीजर जो होना चाहिए था. या आपने, ठीक है, पैसे खिलाए सामने वाले पार्टी को कि तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में केस मत कर. तो उसके साथ में गलत हुआ है. उसे ये बेसिक राइट है, इसे ये बेसिक राइट है कि वो आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सके. तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें, ठीक है, आप उसे कोर्ट में केस करने से मना कर रहे हो या गवाह को पैसे खिला रहे हो कि हमारे खिलाफ गवाही ना दे, यानी व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. आप प्रोसिक्यूशन को स्टिफल कर रहे हो, आप प्रोसिक्यूशन दबा रहे हो. और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिससे आप ये कर रहे हो इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. ये अलाउ नहीं है क्लास. ओके, तो पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी अलाउ नहीं है. नंबर 2, जज वज को पैसे खिलाना, यानी यू आर इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस. नंबर 3, ठीक है, गवाह को पैसे खिलाना या सामने वाले को बोलना कि मेरे खिलाफ कोर्ट में केस मत कर, यानी यू आर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. यहां पे क्लास यू कैन सी देयर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. नंबर 1, प्रॉमिस टू बी टू अबैंडन अ प्रोसिक्यूशन. देखो वो बोल रहा है कि प्रोसिक्यूशन छोड़ दो, केस वापस ले लो. शायद आपने रॉबरी की होगी और आपके खिलाफ कोर्ट में केस बनता है, उसने केस कर भी दिया होगा और आप उसे क्या बोल रहे हो कि अबंडन कर दो, केस वापस ले लो और बाहर से सेटलमेंट कर रहे हो. ये अलाउ नहीं है. ओके, लेकिन कौन सा केस? जहां आपने कुछ गलत किया है और आपके खिलाफ कोर्ट में केस बनता है. ओके, यस, देयर आर एक्सेप्शंस इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड जहां पे पार्टीज आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करती है. आई रिपीट, देयर आर केसेस इन प्रैक्टिकल लाइफ जहां पार्टीज आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करती है, बट ये वो करती है विद कंसेंट ऑफ कोर्ट. आई रिपीट, ये वो करती है विद कंसेंट ऑफ कोर्ट. सर मतलब क्या? आई गिव यू एग्जांपल. मुझे आपको 10 लाख रुपए पे करना था और मैंने पे नहीं किया तो आपने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया. अब मैंने आपसे, ठीक है, एग्री किया कि चलो मैं 10 लाख रुपए आपको पे कर देता हूं, प्लीज केस विड्रॉ कर दो. ऐसे केस में हम जज साहब के नॉलेज में लाते हैं कि जज साहब हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं और ये प्रोसिक्यूशन को खत्म करना चाहते हैं. तो अगर जज का कंसेंट हो क्लास तो ये अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज इट क्लियर? जज का कंसेंट है तो ये अलाउ है, बट जज को या जुडिशियल प्रोसेस को या जो भी जुडिशियल ऑफिसर होगा उसके नॉलेज में ये फैक्ट होना चाहिए, उसकी परमिशन होना चाहिए कि यस आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो. बट याद रखना, अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है ऐसे नेचर का कि आउट ऑफ द केस, ठीक है, सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है,
जैसे आपने उसके फैमिली मेंबर का खून कर दिया, इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप उसे पैसे खिला दो कि कोर्ट में केस वापस ले लो, या आपने किसी फैमिली मेंबर का रेप कर दिया और आप उसे पैसे खिला दो कि वापस ले लो, तो क्लास ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। और ये जो आपकी एक्ट है, दिस इज इलीगल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बिकॉज क्रिमिनल शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। लॉ बोलता है क्रिमिनल शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। ऐसे नेचर का एग्रीमेंट है जहां वो जस्टिस रोक रहे हो, प्रोसिक्यूशन दबा रहे हो, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कमिंग टू एग्जांपल नंबर 2, Krishna, who knows that Ram has committed a murder, receives rupees 2 lakh from Ram in consideration of not exposing Ram. आपने यहाँ क्या किया? एक चश्मदीद गवाह था क्लास, आपने पैसे खिला के वो चश्मदीद गवाह को शांत कर दिया। देखिए, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। व्हाई? बिकॉज यू आर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। तो वो एग्रीमेंट जिसमें आप उसे बोल रहे हो कि पैसा ले और मुंह बंद रख, ये एग्रीमेंट इज वॉइड ab initio बिकॉज दिस एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऑलराइट क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, आई विल से पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान देना, दिस इज एक्सीडेंट पॉइंट। आई रिपीट, दिस इज एक्सीडेंट पॉइंट। एक्सीडेंट पॉइंट मतलब क्या? ये दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, मतलब यहां गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, सो यहां क्या वर्ड यूज कर रहा है क्लास? यहां वर्ड यूज कर रहा है मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। आई रिपीट, यहां ये वर्ड यूज कर रहा है मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। सर मेंटेनेंस क्या है, शैम्पर्टी क्या है? इधर ध्यान से सुनना, यहां गलती होने के चांसेस ज्यादा है। एक्सक्यूज मी, कोरोना वायरस। हाँ, चलो तो ध्यान दो, जस्ट जोकिंग। हाँ, सो ध्यान दो। नाउ बेस पकड़ के चलो क्लास, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल लेके चलो, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो हुआ क्या क्लास? हुआ ये कि किसी जमींदार ने एक किसान की जमीन हड़प ली। आई रिपीट, किसी जमींदार ने किसान की जमीन हड़प ली। ओके, और उस बेचारे के पास उतने भी पैसे नहीं है कि वो कोर्ट में केस कर सके। सो आप क्या कर रहे हो? आप उसे बोल रहे हो तू कोर्ट में केस कर, मैं तुझे हेल्प करूंगा। आई रिपीट, आप उसे बोल रहे हो तू कोर्ट में केस कर, मैं तुझे हेल्प करूंगा। इस एग्रीमेंट में क्लास दो चीजें इन्वॉल्व हो सकती है, आराम से सुनना, आराम से समझना। इस एग्रीमेंट में क्लास दो चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। नंबर 1, आप सिर्फ हेल्प करने के लिए हेल्प कर रहे हो, आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, दिस इज मेंटेनेंस। आई रिपीट, आप सिर्फ हेल्प करने में हेल्प कर रहे हो कि वो बेचारा अपनी प्रॉपर्टी छुड़वा दे, ठीक है? आप सिर्फ उसे फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, आपको आपका सिर्फ पैसा चाहिए और बदले में और कुछ नहीं चाहिए, दिस इज मेंटेनेंस। नंबर 2, आपने उसे बोला चल ठीक है मैं तुझे हेल्प करता हूं, ठीक है, तू अपने 20 एकड़ लैंड जो है वो फ्री कर ले, बट उसमें से 2 एकड़ लैंड मुझे दे देना। मतलब आप उस किसान को कोर्ट में केस करने में हेल्प तो कर रहे हो, बट आपको भी बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज शैम्पर्टी। आई रिपीट, मेंटेनेंस और शैम्पर्टी का बेस क्या है क्लास? मेंटेनेंस शैम्पर्टी का बेस ये है कि यू आर प्रमोटिंग लिटिगेशन। आई रिपीट, यू आर प्रमोटिंग लिटिगेशन। ये देखो लिखा है यहाँ पे, यू आर प्रमोटिंग लिटिगेशन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आप किसी को कोर्ट में केस करने में हेल्प कर रहे हो। इसमें क्लास, ठीक है, डिफरेंस क्या है, पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना। अगर आप किसी को कोर्ट में केस करने में हेल्प कर रहे हो, आपको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो मेंटेनेंस है। और आपको भी बदले में कुछ ना कुछ मिलने वाला है, आपका भी उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट है, तो वो शैम्पर्टी है। अब शैम्पर्टी याद कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा, उससे आप शैंपेन पियोगे, शैम्पर्टी, शैंपेन, शैम्पर्टी, ठीक है, याद रखना। तो शैम्पर्टी नहीं करना है, शैम्पर्टी करना है। ओके, ठीक है। सो सर पॉइंट समझ गया, हम कोर्ट में केस करने में हेल्प कर रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा तो मेंटेनेंस है, और हमको बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है तो शैम्पर्टी है। सर क्या कोर्ट में केस करना गलत है? क्या किसी को कोर्ट में केस करने में हेल्प करना इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी? नहीं,
सर नहीं, तो फिर ये इधर क्यों आया है? पॉइंट समझो क्लास। इंडिया में मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी इज वैलिड। आई रिपीट, इंडिया में मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी इज वैलिड। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आपका मैलिशियस मोटिव नहीं होना चाहिए। देखो ऑनलाइन किया मैंने, आपका मैलिशियस मोटिव नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है, आप किसी को कोर्ट में केस करने में हेल्प कर रहे हो जिसमें आपका इंटेंशन है किसी को डिसीव करने का, धोखा देने का, फंसाने का। टू बी वेरी क्लियर, फंसाने का, यानी आपका मैलिशियस मोटिव है, तो दिस इज वॉइड अब एन इश्यू। आई गिव यू एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो आपका क्लास एक कॉम्पिटिटर है, उसकी फैक्ट्री मस्त चल रही है, वो धीरे धीरे आगे जा रहा है, आपके बिजनेस को भी हैम्पर कर रहा है। अब क्लास उसकी एक सेक्रेटरी है जिसका नाम है रोजी। आई रिपीट, उसकी एक सेक्रेटरी है जिसका नाम है रोजी। तो वो अपने सेक्रेटरी से बहुत अच्छे से ठीक है रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने रोजी को बुलाया, बोला कि तू कोर्ट में केस कर कि उसने तुझे सेक्सुअली अब्यूज किया है। आई रिपीट, तू कोर्ट में केस कर कि उसने सेक्सुअली अब्यूज किया है, जितना खर्चा होगा मेरा होगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू कोर्ट में केस कर। अब पॉइंट समझो क्लास, यहां पे आप किसी पर्सन को पैसा देके हेल्प कर रहे हो कोर्ट में केस करने के लिए, बट यहां आपका मोटिव क्या है? जानबूझ के किसी कॉम्पिटिटर को फंसाना। आई रिपीट, जानबूझ के किसी कॉम्पिटिटर को फंसाना, यानी क्या आपका मैलिशियस मोटिव है? ऐसे केस में दिस विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड दिस विल बी वॉइड अब एन इश्यू। सो आई रिपीट कि मेंटेनेंस और शैम्पर्टी इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अगर सब कुछ सही है। बट अगर क्वेश्चन में आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि यहां आपका इल मोटिव है, या आपका मैलिशियस मोटिव है, या आपका किसी को फंसाने का मोटिव है, ऐसे केस में क्लास दिस विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड ऐसे केस में क्लास दिस विल बी इलीगल ट्रांजैक्शन। ओके, तो इस कंसेप्ट के क्लास साथ में मैं एक चार्ट दे रहा हूं आपको। वो चार्ट आजू बाजू जहां भी जगह दिखती है, आपके रजिस्टर में जगह, नोट्स में जगह दिखती है, वहां ड्रॉ कर दो। और अगर आपके नोट्स में जगह नहीं दिखती, इज ए क्लियर, तो आपके रजिस्टर में ड्रॉ कर लो, जहां जगह दिखती है वहां ड्रॉ कर लो। बस इतना याद रखना, मेंटेनेंस शैम्पर्टी जो नोट्स में लिखा है उसके बाजू में रेफरेंस देख देना कि फॉर चार्ट रेफर दिस पेज या रेफर रजिस्टर एज द केस में भी। ओके, सो देखो ये चार्ट है, ये चार्ट ड्रॉ कर देना वीडियो पॉज करके। हाँ तो बस मैंने क्या किया, देखो मैंने इसके पहले चैप्टर नंबर 5 के एंड में जगह दिख रही थी, वहां पे एक चार्ट बना दिया। ओके, सो चार्ट क्या बोलता है? इफ यू आर प्रमोटिंग लिटिगेशन, उसमें पार्टी को इंटरेस्ट है, लेफ्ट साइड में देख सकते हो, तो वो शैम्पर्टी है। अगर पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो मेंटेनेंस है। इफेक्ट क्या है इंडिया में? बोनाफाइड मोटिव है, मतलब आपका मोटिव किसी को धोखा देने का नहीं है, किसी को हेल्प करने का है, तो वो वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका मैलिशियस मोटिव है, किसी को फंसाने का गलत तरीके से मोटिव है, दिस इज वॉइड एब एन इश्यू। तो ये लेक्चर को पॉज करो, ठीक है, ये भी ड्रॉ कर दो आपके नोट्स में और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो पॉज करके ये कर दो। So, coming to example class, A files a suit against B for recovery of the house. A did not have money to pay to the advocate. X, a well-wisher, lends the required money. This is maintenance. देखो उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा. This is maintenance. This is totally valid. कोई problem नहीं है. This is totally valid. कोई problem नहीं है. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? ओके, हाँ, A files a suit against B for recovery of the house. X promised to advance rupees 1,000 to A for the cost of litigation, and A promised X to give a portion of his house. This is शैम्पर्टी. यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका मैलिफाइड इंटेंशन है तो प्रॉब्लम है। ओके, सो अभी तक अपने 4 एग्जांपल देख लिए which are opposed to public policy. Number 1, trading with alien enemy. Number 2,
हमने देखा कि एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद कोर्स ऑफ जस्टिस। नंबर 3 अपन ने देखा कि स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। एंड नंबर 4 अपन ने देखा मेंटेनेंस एंड शैम्पर्डी। चलो मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू नंबर 5, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस। इसका मतलब क्या है? किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, जस्ट अ मोमेंट, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को आपने पैसा खिलाया अपने फेवर में जजमेंट देने के लिए, आई एम सॉरी, अपने फेवर में अपने कोई काम निकालने के लिए। तो आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऑलरेडी सरकार से पैसा मिल रहा है। आप अगर अपने फेवर में कोई भी काम करवाने के लिए उसे पैसा दे रहे हो, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, दिस इज इलीगल एंड सच एग्रीमेंट्स विल बी वॉइड अब इनिशियो। यू कैन सी यहाँ पे 6 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहले केस में आप, ठीक है, उसको पैसा खिला रहे हो। फर्स्ट एग्जांपल में यू कैन सी आप उसे पैसा खिला रहे हो कि भाई, ठीक है, अपने को कोई काम, अपने को किसी को जॉब दिलवाना है उसके लिए। सेकेंड केस में आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या मिनिस्टर को पैसा खिला रहे हो अपना काम निकलवाने के लिए। थर्ड एग्जांपल में आप किसी पब्लिक ऑफिसर को करप्ट काम करने के लिए पैसा खिला रहे हो। चौथे एग्जांपल में आप कोई पब्लिक अवार्ड जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, ऐसे सारे अवार्ड्स लेने के लिए आप पैसे खिला रहे हो। पांचवें एग्जांपल में वोट्स लेने के लिए, ये बहुत होता है क्लास, ठीक है, दारू पिला रहे हो, पैसे खिला रहे हो। एंड सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। भाई, पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप अगर चाइना में जा रहे हो, किसी अमीर आदमी को बोल रहे हो कि मैं आपको ताजमहल बेचता हूँ, बदले में इतना पैसा पे करो, तो भाई तू कौन है? ठीक है, ताजमहल बेचने का तुझे राइट नहीं है, बिकॉज इट इज अ पब्लिक पॉलिसी। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, सो ऑल दिस आर कवर्ड इन ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। ओके, ठीक है, सारे एग्जांपल्स ध्यान देना, बिकॉज उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं क्लास, थ्योरी क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एग्रीमेंट अनड्यूली रिस्ट्रेनिंग पर्सनल लिबर्टी। रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना। आई रिपीट, रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना, रोकना। दिख नहीं रहा है, आप लिख देना। रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना, पर्सनल लिबर्टी मतलब फ्रीडम। आप किसी की लिबर्टी को, फ्रीडम को रोक रहे हो। तो सर पॉइंट क्या है? सी, मुझे याद नहीं है, एक सीरियल आता था, बालिका वधू नहीं, बालिका वधू नहीं, पता नहीं क्या है, ठीक है, जिसमें वो बंधुआ मजदूर बनाते थे। ओके, बंधुआ मजदूर बनाते थे। मतलब क्या? मतलब किसानों को लोन दिया और बोला कि अगर आप लोन पे नहीं कर पाए तो आपको हमारा, ठीक है, गुलाम बनना पड़ेगा। ओके, याद रखना, इंडिया में गुलामी अलाउड नहीं है। इंडिया में गुलाम बोल के सिर्फ मूवीज बन सकती है, रियल लाइफ में आप गुलाम नहीं बना सकते। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप उन्हें गुलाम बना रहे हो अपना, याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ सिटीजन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इज राइट टू फ्रीडम। इंडिया में रहने वाले हर नागरिक को स्वतंत्रता के साथ में, फ्रीडम के साथ में रहने का हक है। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप उनसे उनका फ्रीडम छीन रहे हो, उनकी पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेन कर रहे हो, रोक रहे हो, इज नॉट अलाउड, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो पॉइंट नंबर 6 के आगे क्या लिख दूंगे? गुलाम बनाना। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप गुलाम बना रहे हो, वो एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। Why? Because it is opposed to public policy. Okay, chalo, moving to point number 7, that is agreements interfering with parental duties. I repeat, agreement interfering with parental duties. मतलब क्या है सर? मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप माँ बाप से बच्चों को अलग कर रहे हो, कि मैं इतना पैसा देता हूं, ठीक है, माँ बाप से बच्चों को अलग कर दो। याद रखना, आप माँ बाप से बच्चों को अलग नहीं कर सकते। कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप उनको अलग कर रहे हो, दिस इज वॉइड एब एन इशू, ये अलाउ नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, फादर एंड द मदर आर द नेचुरल गार्डियंस ऑफ अ माइनर चाइल्ड। यस, दिस राइट। अच्छा, यहाँ माइनर चाइल्ड जरूरी है। अगर चाइल्ड मेजर है तो वो समझदार है, उसको पता है क्या लेन करना है, क्या नहीं करना है, उस समय अलग कर रहे हो और मेजर चाइल्ड का कंसेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है।
दिस राइट ऑफ गार्डियनशिप कांट बी टेकन अवे बाय एनी एग्रीमेंट। देखो आगे क्या लिखा है, इवन आफ्टर लीगली अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, द रियल पेरेंट्स कैन मेक द एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो। अब मतलब क्या, सी पहले तो आप माँ बाप से बच्चों को अलग नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप माँ बाप से बच्चों को अलग कर रहे हो इज वॉइड अब इनिशियो। देन क्लास आगे क्या बोलता है वो, आप बोलेंगे सर कि अडॉप्शन जब हम करते हैं तो अडॉप्शन में तो माँ बाप खुद बच्चे को किसी और को दे रहे हैं। यस दिस इज वैलिड, आई रिपीट दिस इज वैलिड, बट रीजनेबल टाइम के अंदर अगर ऐसा होगा कि माँ बाप ने अडॉप्ट तो करवा दिया बच्चे को किसी और को, लेकिन बाद में बच्चे के बिना वो रह नहीं पा रहा है, माँ नहीं रह पा रही, बाप नहीं रह पा रहा, फैमिली मेंबर्स नहीं रह पा रहे, एंड दे डिसाइड कि वो जो अडॉप्शन एग्रीमेंट है उन्हें उसे वॉइड करना है, तो कोर्ट इसे अलाउ करता है कि आप रीजनेबल टाइम तक वापस से अडॉप्शन का एग्रीमेंट कैंसिल करके अपने बच्चे को वापस ले सकते हो। तो पहले तो कोई एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है, जिसमें आप माँ बाप को बच्चे से अलग कर रहे हो। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट बोलता है कि वैलिड होगा अगर, ठीक है, अडॉप्शन करोगे, बट अडॉप्शन में भी अगर रीजनेबल टाइम तक माँ बाप को वापस लेना है तो वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिस वाज पॉइंट नंबर 7। ओके, सो क्लास अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के बहुत सारे पॉइंट्स है, यू कैन सी, ठीक है, और करीब 8 पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, इज इट क्लियर, ठीक है, बट अब बाकी सारे पॉइंट्स हम कल के लेक्चर में देखेंगे, आज के लेक्चर में सफिशिएंट है, मुझे आपको फिर से इंफॉर्मेशन ओवरबर्डन नहीं करना है, तो आई होप ये 7 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ चुके होंगे। एक काम करते हैं, एक और पॉइंट देख लेते हैं तो अपना आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। चल 2 पॉइंट देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। क्या बोलता है, मैरिज ब्रोकरेज। और बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, या बच्चे ब्रोकरेज को ब्रेकेज मानते हैं। यहां शादी तोड़ना नहीं है, शादी करवाने के लिए ब्रोकरेज लेना है। आई रिपीट, शादी करवाने के लिए ब्रोकरेज लेना है। इज इट क्लियर? याद रखना, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप शादी करवाने के लिए पैसा पे कर रहे हो, ब्रोकरेज दे रहे हो, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, इलीगल है, वॉइड अब इनिशियो है, कई केसेस में पनिशेबल नहीं है, खासकर मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट पनिशेबल नहीं है, बट ये वॉइड अब इनिशियो है, ठीक है, ये अलाउ नहीं है। ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल। आपके मन में सीधा क्वेश्चन आना होगा, सर व्हाट अबाउट मैरिज ब्यूरोस। आपको बता दूं, इंडिया में मैरिज ब्यूरोस अलाउ नहीं है, ठीक है, अलाउ है मतलब मैरिज ब्यूरो के साथ में आपने कोई भी एग्रीमेंट किया, इट इज वॉइड अब इनिशियो। ओके, ये अलाउ नहीं है, मतलब आपने मैरिज ब्यूरो वाले को पकड़ा कि मुझे एक प्रॉपर मैच दिला दे, उसने मैच दिला दिया, अब आप वो पैसे मांग रहा है, आपने पैसे नहीं दिए, तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता। फिर आप बोलोगे सर दुनिया में ऐसे इंडिया में ऐसे बहुत सारे, ठीक है, एग्रीमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जैसे शादी.com, जीवन साथी.com, जो ये करवाते हैं। याद रखना क्लास, ये लोग जानबूझ के आपसे पहले से ही सब्सक्रिप्शन का पैसा ले लेते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मैच मेकिंग करा दिया और पैसा नहीं लिया और आपने बाद में पैसा नहीं दिया, तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ओके, तो शादी करवाने के लिए ब्रोकरेज लेने वाला एग्रीमेंट क्या है, वॉइड अब इनिशियो है। देखो 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। नंबर 1, एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर्ड टू प्रोक्योर अ वाइफ इज सपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्जांपल मैरिज ब्यूरो। नंबर 2, एग्रीमेंट टू पे ब्रोकरेज टू अ पर्सन फॉर नेगोशिएटिंग अ मैरिज इज वॉइड। आप मैरिज नेगोशिएट करने के किसी को पैसा नहीं दे सकते, इट इज वॉइड अब इनिशियो, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑफ डाउरी, वो तो आपको पता ही है, cannot be enforced by law. Last point, interest against obligation, मतलब किसी का ऑब्लिगेशन है क्लास कुछ करने का, आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो तू ऑब्लिगेशन फुलफिल मत कर, ये पैसा ले, तो ये जो एग्रीमेंट है दिस इज वॉइड अब इनिशियो। आई गिव यू एग्जांपल, आप न्यूज़पेपर वालों को पैसा खिला रहे हो कि आपके खिलाफ न्यूज ना छापे, इज इट क्लियर, यानी आप उसकी ड्यूटी उसे फुलफिल करने नहीं दे रहे, उसके लिए पैसा खिला रहे हो, सच एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो, सच एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी।
वो भी इलीगल भी है, बट वो पनिशेबल नहीं है। कुछ कुछ केसेस में पनिशेबल है, कुछ केसेस में पनिशेबल नहीं है। ओके, ठीक है। तो आप किसी को उसकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दे रहे, उसके अगेंस्ट में पैसा खिला रहे हो, दिस इज इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। तो सर, आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में अभी तक हम 9 एग्रीमेंट पढ़ चुके हैं व्हिच इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। इनमें से कुछ पनिशेबल है, इनमें से कुछ पनिशेबल नहीं है, बट सारे एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब रेशियो। यानी आप एनफोर्स नहीं करा सकते कोर्ट में। किसी ने पैसा दे दिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया या परफॉर्म नहीं किया तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आपको समझा होगा। रिक्वायर्ड चीजें बाजू में लिख देना जो जरूरी है, ठीक है। दिस आर द एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, एक सिंपल सा चैप्टर देख रहे हैं हम, वर्ड एग्रीमेंट्स। उसमें कुछ क्रूशियल चीजें जो कल के लेक्चर में आने वाली है। कल के लेक्चर में बहुत क्रूशियल चीजें आने वाली है, ध्यान से लेक्चर सुनना कल का। ओके, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसलिए मैं कल के रोक रहा हूँ, आज ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरबर्डन नहीं कर रहा, बिकॉज कल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, उसके लिए मुझे आपका ब्लैंक माइंड चाहिए। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर।